हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएस सिविल सर्विसेज। आज के वीडियो में क्वेश्चन 51 से लेके हम जो है 75 तक कवर करने वाले हैं अपने हिस्ट्री पेपर फर्स्ट के, जो हम एनसीईआरटी 700 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं जीएस के। ठीक है, जो जीएस के जो अब जो हिस्ट्री का कवर करें, प्रीवियसली हमने 2 मॉक पेपर्स देख लिए हैं। इसमें मेजरली आपको एनसीईआरटीज के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पेपर 1 और 2 जो कि जाके देखिएगा ज्योग्राफी का। ये जो है पेपर फर्स्ट है हिस्ट्री का। और एक बच्चे ने जो है पूछा था, स्टूडेंट ने पूछा था कि सर, डज दीज क्वेश्चंस बीन आस्क्ड इन एनी एग्जाम्स और नॉट। तो मैंने उनको बताया भी कमेंट सेक्शन में। बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए आप किसी भी क्वेश्चंस को, आप मेरी जो मैं आपको करा रहा हूँ उसको स्कैन कीजिए करिए, चैट जीपीटी पे स्कैन करिए या फिर कहीं भी स्कैन करिए, उस टॉपिक को देखिए और उसको पूछिए कि डज दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन एनी एग्जाम्स, और क्या ये पूछा गया है किसी एग्जाम्स के अंदर। आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करता हूं, तो इसमें क्या बोला गया है, शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। बोला है द फर्स्ट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट ऑफ जहांगीर रीन इन इंडिया वॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज फादर मौसोलियम। तो ये कह रहा है कि जो पहला आर्किटेक्चरल रिल्म जो था, पहला आर्किटेक्चरल जो एक अचीवमेंट था जहांगीर के लिए, जहांगीर किसका बेटा था? अकबर का। ठीक है, तो जहांगीर के लिए पहला जो आर्किटेक्चरल अचीवमेंट, जो कि उसने पहला आर्किटेक्चर बनाया था अपनी लाइफ टाइम में, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय हिज फादर। उसके पिता ने ही, उसके पिता का इसको पिता का जो मौसोलियम जो था, ठीक है, मकबरा, वो था। तो वेयर वॉज इट बिल्ड? इट वॉज बिल्ड। तो जहांगीर ने ये कहाँ पे बनवाया था? तो बेसिकली जहांगीर ने एक मौसोलियम बनवाया था अपने फादर के लिए, अकबर के लिए। वो कहाँ पर बनवाया था? ये सिकंदरा, सिकंदरा जो है आगरा में पड़ता है, वहाँ पे बनवाया गया था, आगरा। ठीक है, NH2 जो है, मथुरा आगरा हाईवे, उसके पास पड़ता है, टुवर्ड्स द साइड ऑफ मथुरा, सिकंदरा जो है। ठीक है, अब ये सवाल जो है यूपीएससी ने पूछा था डिफरेंट लैंग्वेज में। ठीक है, यूपीएससी ने पूछा था 2003 के अंदर। ठीक है, यूपीपीसीएस ने पूछा इसको 2011 के अंदर, 2021 के अंदर। एमपीएससी ने पूछा इसको 2017 के अंदर। बीपीएससी ने पूछा इसको 2014 के अंदर। आरपीएससी ने पूछा इसको 2018 के अंदर। आरपीएससी यानी कि जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है, आरएएस। तो एक एग्जाम में नहीं, ये मल्टीपल एग्जाम में पूछा गया है। और बाकी जो और भी एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के और सेंट्रल लेवल के, आई डोंट नो कितने में पूछा जा चुका है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटीज के, दे आर हेल्पफुल। आप उनको अच्छे से करो, आपको ये हेल्प करेंगे वन वे और अदर वे। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ये सब बताने में नहीं करना चाहता कि ये किस किस एग्जाम्स में आ गया है। आप खुद इसको कर सकते हो, इस प्रैक्टिस को कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम्स में घुमा घुमा के, लैंग्वेज को चेंज करके जो है सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो बात करता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट बैटल इन्वॉल्विंग द गन पाउडर, फायर आर्म्स एंड फील्ड आर्टिलरी। ऐसा कौन सा पहला, जो सबसे पहला जो युद्ध था, बैटल था, जिसमें क्या हुआ था कि गन पाउडर का यूज किया गया था। गन पाउडर का पहली बार फायर आर्म्स के अंदर और फायर और फील्ड आर्टिलरी के अंदर। गन पाउडर बहुत बड़ी बात होती है यूज करना। और ये सबसे पहले जो किया गया था वो बैटल ऑफ हल्दी घाटी, आई एम सॉरी, इट वाज यूज्ड इन द बैटल ऑफ पानीपत, बाबर के टाइम। बैटल ऑफ पानीपत ड्यूरिंग बाबर एंड
लोधी एम्पायर फाइट। बाबर बाहर से आया था, लोधी जो था इंडिया के अंदर जो है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो अंदर जो एस्टेब्लिश था। ठीक है, तो बाबर ने अपने जो टेक्निक्स में जो है वो गन पाउडर का जो है फायर आर्म्स के अंदर जो है यूज किया, एडिशनली फायर आर्टिलरीज के अंदर भी इसने यूज किया। एंड इट वाज 21 अप्रैल 1526। तो ये तब की बात है कि तब जो है गन पाउडर का इस्तेमाल इस इंसान ने किया था। ठीक है, और इसी के बाद से जो है इसने मुगल एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट किया, लोधी एम्पायर के ऊपर विजय पाके। ठीक है, मुगल एम्पायर का ऊपर जो है मुगल एम्पायर का स्टैब्लिश हुआ, मुगल एम्पायर स्टैब्लिश्ड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया है, मल्टीपल एग्जाम्स के बीच में। ठीक है, डायरेक्टली ये पूछा जा गया है कि पहला बाबर और लोधी के बीच में जो है बैटल कौन सा युद्ध हुआ था, या फिर इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या फिर जा भी सकते हैं। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में लगाया गया था, या फिर कब हुआ था। ठीक है, तो ऐसे तरीके की चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं। मतलब खाना खाना है, कैसे भी ले लो, इधर लेफ्ट से हाथ ले जाओ या फिर राइट से हाथ ले जाओ, कैसे भी ले लो। ठीक है, बस आपको जो है कोर समझना है। आपका स्टैटिक, आई वांट आपका स्टैटिक जो है, स्टैटिक वो स्ट्रांग हो। इन सारे 700 क्वेश्चंस को, हर एक सब्जेक्ट, जीएस के हर एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, 6 सब्जेक्ट्स हैं। 6 जीएस सब्जेक्ट्स के 700 क्वेश्चंस एनसीईआरटी ईच जब आप करोगे, आई एम श्योर फॉर श्योर आप कॉन्फिडेंट फील पक्का करोगे। और आप इन वीडियोस को जब रिपीटेडली देख लोगे एक बार, तो आपकी चीज़ें और बेटर आएंगी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बात कर रहा है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में जो है हमें देखना है कि कौन सा कथन जो है वो, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमें जो है वो बात करनी है। ठीक है, हिंदी के बच्चों के लिए आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप ये क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हो हिंदी के सेक्शंस को। ठीक है, आप समझने की कोशिश करो इंग्लिश में। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो, आपको कुछ चाहिए हो, तो आपको चाहिए कि आई शुड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इन हिंदी मोर, मैं हिंदी में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश, तो मैं थोड़ा सा बदलाव ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो ये सिंपली क्या पूछ रहा है हमसे, 1857 के रिवॉल्ट। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। 1857 की क्रांति में कैसे पूछा गया है कि किन किन लोगों ने पर्सनैलिटीज और प्लेस, किस पर्सनैलिटीज ने किस प्लेस पे जो है इसमें जो है स्टार्ट किया था, योगदान दिया था। ठीक है, प्लस किस प्लेस पर कौन सा काम किया गया था, या फिर किस आदमी ने अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, क्या उनका ऑब्जेक्टिव सेम था जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 का था, या फिर अलग था। तो इस तरीके के सवाल कई बार जो है पूछे गए हैं। स्कैन करिएगा, देखिएगा, आपको आराम से मिल जाएगा, यूपीएससी के अंदर भी और यूपीपीसीएस के भी अंदर भी, इवन मेंस के अंदर भी, यूपीएससी मेंस के अंदर भी आपको इसके सवाल जो है देखने को मिल जाएगा, यूपीपीसीएस के अंदर भी। ठीक है, तो सिंपली जो है हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट जो है बताना है। बस देखो, पहला, द रिबेल्स डिड नॉट हैव अ डेफिनेट पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। ये बात गलत है, क्योंकि लोगों का जो रिबिलियंस थे, जो जो दमनकारी, जो विद्रोह कर रहे थे, उनका दृष्टिकोण था। ऐसा नहीं है कि उनका राजनीतिक जो दृष्टिकोण था वो वेग था। उनका क्लियर दृष्टिकोण था, उनको उनको चाहिए, उनको छुटकारा चाहिए बेसिकली ब्रिटिशर्स से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट जो है गलत है। दूसरा देखो, जीनत महल, जो बेसिकली इनका नाम था बेगम जीनत महल, शी नेगोशिएटेड विद द ब्रिटिश टू सिक्योर हर सेफ्टी। तो अपनी सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए बेगम जीनत महल ने, ये बात एकदम सही है कि उन्होंने निगोशिएशन किया और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शांति बनाई ब्रिटिशर्स के साथ।
अपनी सेफ्टी के लिए। ये बात ठीक है। नेक्स्ट देखो, मौलवी अहमदुल्ला प्रोवाइडेड लीडरशिप्स टू द रिबेल्स। तो तो बेसिकली जो मौलवी अहमदुल्ला अहमदुल्ला जी के साथ और भी जो लोग थे, रानी झांसी बाई, रानी झांसी बाई, रानी रानी झांसी की रानी जो थी वो, प्लस उनके साथ साथ कुंवर सिंह जो थे बिहार में, कुंवर सिंह, उनके साथ में ये जो मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो। तो ये 3-4 कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रिबेल्स को पुअरली ट्रीट नहीं किया था। अपार्ट फ्रॉम दीज 3, इन्होंने कुल मिला के जो है लीडरशिप की बात कर रहा है, तो इन लोगों ने अच्छी लीडरशिप शो की थी। दे शोड गुड लीडरशिप। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है अपनी लीडरशिप जो है छोड़ के रिबेल्स के ऊपर दे दी। अपना उन्होंने लीडरशिप खुद गेन करी और फ्रंट ले आके लोगों को डील किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट 4 की बात करें, द रिबेल्स फेल्ड बिकॉज ऑफ बिट्रेयल ऑफ द सेंट्रल लीडरशिप्स। तो हुआ क्या था कि जो जो लीडरशिप्स थी बेसिकली, जब उन्होंने अपना अपना सेटलमेंट कर लिया, जैसे जीनत महल हुई और भी जो एरियाज में, उनका खुद का मोटिव था प्राइम और उनका जो छोटा ऑब्जेक्टिव था। तो जैसे ही उन्होंने जो सेंट्रल लीडरशिप्स ने जो है अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेके शांति कर ली, ब्रिटिशर्स के बीच में म्यूचुअल कंसेशन कर लिया, इस वजह से क्या हुआ कि रिवॉल्ट जो है वो सेटल डाउन हो गया, वो फेल्ड हो गया। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 2 दे आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाई, जो सीएनपी जो थी, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी सीएनपी, इट वॉज फॉर्म्ड बाई मदन मोहन मालवीय एंड एमएस आने। तो ये जो मदन मोहन मालवीय, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये भी कई बार पूछा गया है। अब जब देखोगे खासकर कि यूपीएससी के अंदर ये पूछा गया है 2015, 2018, 17 के अंदर जो है यूपीएससी के अंदर भी पूछा गया है, ये यूपीपीसीएस के अंदर भी पूछा गया है। ठीक है, बीपीएससी के अंदर भी पूछा गया है, 2019 में आया था इसका सवाल जो है, एमपीएससी के अंदर भी ये पूछा गया है। ठीक है, तो अब मैं देखो, अब फोकस करो इस चीज़ पे जो है हम स्टैटिक क्वेश्चन को कैसे कवर कर लेते हैं। तो कांग्रेस नेशनल पार्टी जो है मदन मोहन मालवीय और माधव श्रीहरि आने, एमएस आने, इन दोनों लोगों के द्वारा, एमएम मालवीय, मदन मोहन मालवीय एंड एमएस आने, इनके द्वारा फाउंड की गई थी 1934 में। याद रखिएगा 1934 में, 1934 में। हिस्ट्री के अंदर जो है नंबर्स बहुत मैटर करते हैं। धीरे धीरे कवर करेंगे तो ये समझ लो धीरे धीरे हम कवर करना स्टार्ट कर रहे हैं और फिर हम जो है नंबर से लिंक करेंगे स्टैटिक पोर्शन को, क्रोनोलॉजी को। ठीक है, इनसे ही जो है क्रोनोलॉजी सेट होती है। क्रोनोलॉजी यानी कि ऑर्डर सेट होता है, कौन सी चीज़ पहले हुई थी, कौन सी चीज़ बाद में हुई थी, इस तरीके से। तो मदन मोहन मालवीय एंड एमएस एने ने, इन दोनों ने मिलकर 1934 में कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन किया था। हुआ क्या था, इसका जब बैकग्राउंड देखते हैं तो 1932 में, इससे 2 साल पहले 1932 में कम्युनल अवार्ड आया था। कम्युनल अवार्ड आया था जिसमें क्या बातें की गई थी, रिप्रेजेंटेशंस दी गई थी और सीट अलॉटमेंट था किसके बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, उसके बेसिस पर जो है। ठीक है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट करने वाला था इंडिया को। और इसने माइनॉरिटीज़ को डिवाइड कर दिया। माइनॉरिटी जो कम्युनिटी थी इंडिया की, उनको डिवाइड कर दिया, जाहिर सी बात है। उनको जो है अलग से सीट देगा तो उनको क्या लगेगा, वो कांग्रेस से या फिर जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव था इंडिया का, ठीक है, जो सेंट्रल पार्टीज थी जो इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही थी, उनके लिए जो है वो दिक्कत खड़ी होगी। ठीक है, इस वजह से इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए इन दोनों शख्सियत ने, मालवीय साहब ने और आने साहब ने, उन्होंने स्प्लिट कर लिया नेशनल कांग्रेस से और उन्होंने अपनी खुद की कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी सीएनपी 1934 में 2 साल बाद जो है इसके विरोध में जो है वो स्टार्ट कर दी। यही नहीं,
जब 1934 के इलेक्शंस हुए थे सेंट्रल लेजिस्लेचर में, 1934 के जो सेंट्रल लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें इन्होंने 12 सीट भी जीती, 12 सीट। तो इसका जो फॉर्मेशन का जो हमने बैकग्राउंड देख लिया सिंपली, एक्चुअली में इसका जो बैकग्राउंड था क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। दो लिस्ट दे रखी हैं, ये लिस्ट थोड़ा सा इस तरीके से हो गई है, प्लीज बेयर विद दिस, ठीक है। थोड़ा जल्दी से देखते हैं क्या क्या इसका जो लिस्ट है, क्या क्या जो है नहीं है, ठीक है। तो पहला दे रखा है मैसूर अपराइजिंग्स, मैसूर पीजेंट्स रिवॉल्ट, और दूसरा विशाखापट्टनम अपराइजिंग, तीसरा गंजम अपराइजिंग, चौथा कुरनूल अपराइजिंग, ठीक है। तो चार जो है वो रिबेलियस एक्टिविटीज और उनके जो है मैच द फॉलोइंग ईयर्स के बारे में जो है दिया गया है। अकेले क्वेश्चन को देखोगे तो मैं आपको लिस्ट बता दूं तो ये यूपीएससी में पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया 2000 आई गेस 2020 में जो ये आया था, 2020 में, ठीक है। आपको ये बीपीएससी में देखने को मिलेगा, ये आपको एमपीएससी में देखने को मिलेगा, ठीक है। यूपी पीसीएस के अंदर भी देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश पीसीएस के अंदर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ के साथ उड़ीसा में पूछा गया था और केपीएससी में भी आया है और यूपीएससी के अदर एग्जाम्स में भी ये पूछा गया है। ये पूरा या फिर इसके जो है कुछ पार्ट्स में, जैसे कि कुरनूल को उठा लिया, गंजम को उठा लिया, ठीक है, उनकी मैच द फॉलोइंग ले ली और कहीं से दो और उठा लिए। तो इस वजह से जो है स्टैटिक पोर्शन में ये सारे जो है सवाल जो है पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। आई होप आपके डाउट्स इस चीज़ को लेकर न रहे कि क्या ये पीवाईक्यूज में आए होंगे कि नहीं, क्या ये सवाल जो है हमारे लिए हेल्पफुल होंगे कि नहीं, ये चीज़ आपके दिमाग पर ना रहे एटलीस्ट। और आप स्टैटिक पोर्शंस को अच्छे से कवर करने पर इन क्वेश्चंस के जरिए किस तरीके से स्टैटिक पोर्शंस में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके दिमाग में क्लियर रहे। तो लिस्ट फर्स्ट में देखो, मैसूर की बात करते हैं। मैसूर पीजेंट जो है और मैसूर का जो पीजेंट रिवॉल्ट था, जो मैसूर जो सदर्न इंडिया के अंदर आता है, ठीक है, मैसूर सदर्न इंडिया के अंदर आता है, ये आपको देखने को मिलता है 1830 से लेके 34 तक। मैसूर जो है वो 1830 से लेके 1830 से 34 तक जो है आपको देखने को मिलता है। विशाखापट्टनम अपराइजिंग जो है, विशाखापट्टनम आता है आंध्र प्रदेश के अंदर, आज के आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो आपको देखने को मिला था। इससे 1930 से 31 में, ठीक है, काफ़ी बाद में जाके। और नेक्स्ट जो है गंजम अपराइजिंग, गंजम का जो अपराइजिंग जो थी वो आपको देखने को मिलती है 1835 के अंदर, ठीक है, 1835 के अंदर, यानी कि वो मैसूर पीजेंट रिवॉल्ट के आसपास का जो है एक्टिविटी थी, ठीक है। कुरनूल अपराइजिंग की बात करते हैं तो कुरनूल जो है वो आपको 19 आज़ादी की ऑलमोस्ट आज़ादी के टाइम की बात है, तब जो है आपको देखने को मिलती है कुरनूल अपराइजिंग, ठीक है। तो मैसूर हो गया 1830-34, 1835 गंजम हो गया, उसके बाद जो है 30-31 में हो गया आपका विशाखापट्टनम, एंड लास्ट में जो है आपका कुरनूल का जो हो गया 1946-47, 1946-47, ऑलराइट, जो है ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से जो है कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। भील अपराइजिंग, सतारा अपराइजिंग, किट्टूर अपराइजिंग, गडकारी रिवोल्ट। तो इसमें जो है एक साइड में अपराइजिंग और रिवोल्ट दे रखा है, दूसरी में जो है हमें सिंपली ये देखना है कि कौन सा जो है वो ठीक है। तो ये जो सतारा जो है ये हमें 1814 का जो है ये गलत मेंशन कर रखा है इसमें क्लियरली। भील अपराइजिंग आपको सबसे पहले 1818 से 31 में जो है लंबे टाइम तक देखने को मिलेगी सेंट्रल इंडिया के अंदर। किट्टूर जो है सदर्न इंडिया के अंदर 1824 के अंदर देखने को मिलती है, एंड गडकरी महाराष्ट्र के अंदर 1844 के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो भील 1818 से 31, ठीक है। किट्टूर आपको 1824, गडकरी रिवोल्ट 1844, 1844। तो ये आपको ये तीन हो गई। सतारा जो कि महाराष्ट्र के अंदर आता है, डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, कोस्ट की साइड में, ठीक है।
तो सतारा जो अपराइजिंग जो थी वो आपको देखने को मिलती है 1841-44 के बीच में, ठीक है, 1841-44 के बीच में, ना कि 1814, ठीक है। नेक्स्ट तो हमारा जो है इसका जो है अब सिंपली हमसे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असर्शन दे रखा है यानी कि अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है, हमें देखना है स्टेटमेंट ठीक है गलत है क्या चीज है। लोकमान्य ये असर्शन ये है, द एंगेजमेंट और द एनेक्टमेंट ऑफ द एज ऑफ कंसेंट बिल वॉज अपोज्ड बाय लोकमान्य तिलक। तो ये एज ऑफ कंसेंट बिल जो आया था वो मैरिज से लिंक्ड था और आया था 1891 में एज ए एक्ट बन गया था। ये एक एक्ट बन गया था एज ऑफ कंसेंट बिल। तो लोकमान्य तिलक साहब कहते हैं तो ये था शादी से लिंक्ड कि शादी के लिए जो है एक पर्टिकुलर एज होनी चाहिए, इस तरीके से बहुत बचपन में जो शादी हो जाती थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो सारी जो है चाइल्ड मैरिज वगैरह ये सब चीज़ें लिंक जो थी वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है रीजन, लोकमान्य तिलक बिलीव्ड दैट सोसाइटी इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट शुड टेक्स द स्टेप्स फॉर इरेडिकेटिंग द सोशल मेल प्रैक्टिसेस। तो लोकमान्य तिलक साहब का ये मानना था कि जितनी भी सोशल मेल प्रैक्टिसेस समाज में सामाजिक बुराइयां चल रही हैं उन सभी का निवारण, उनको मिटाने की जिम्मेदारी समाज ही ले तो ज़्यादा बेटर है, समाज ही कुछ कदम उठाए तो ज़्यादा बेटर है, ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे उसने एक्शन लिया एज ऑफ कंसेंट बिल बाद में जाके 1891 में 1891 में ये एज ऑफ कंसेंट बिल ही बन गया था। इस तरीके के कदम जो है गवर्नमेंट जो ले रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके अलावा जो है हमारे जो खुद के सोसाइटी के लोग हैं उसको जो है वो खुद इरेडिकेट करें सारी जो सामाजिक बुराइयां हैं उसको। तो ये एकदम सही है, ये उनका मानना था। तो एक स्टेटमेंट भी ठीक है और बी जो रीजन जो है वो करेक्ट रीजन है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आप अपने आप में इंडिविजुअली यानी कि अपने आप में करेक्ट हैं। कभी क्या होता है कि ए भी ठीक है और बी रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, बट रीजन जो है वो पर्याप्त नहीं है या फिर रीजन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है असर्शन को, ठीक है, यानी कि जो असर्शन का ये कारण नहीं है रीजन नहीं है। तो हमारे क्या करते हैं कि बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर जो है वो सही व्याख्यान नहीं है इसका ए का, तब हम वो चूज करते हैं, ठीक है। जब दोनों ठीक होते हैं और रीजन भी ठीक होता है तब सब चूज करते हैं आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक, हमारा हो जाएगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। पूछा गया है था फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही, ठीक है, गांधी जी ने इसकी अपील करी थी सत्याग्रह को स्टार्ट करने के लिए, इंडिविजुअल सत्याग्रह को खास करके, ठीक है। 1940s के टाइम पर जो बात चल रही है 42, 41, 40 ये वाला जो पीरियड था उसमें उन्होंने अपील करी थी कि आप इंडिविजुअली जब सत्याग्रह स्टार्ट करोगे तब जो है बहुत इम्पैक्ट होगा। तो जो एक पहले जो इंडिविजुअल सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे, जो सेकंड जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे जो कि पहले सत्याग्रही थे, इंडिविजुअल सत्याग्रही, ही ऑफर्ड सत्याग्रह इन विच अमंग द फॉलोइंग। तो जिस बेसिस पे उन्होंने अपना इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था वो क्या है, सिंपली ये बात दर्शाना चाह रहा है, ये हमसे पूछा गया है इसके अंदर। तो बाय नॉट पेइंग टैक्सेस नहीं, बाय बर्निंग द ब्रिटिश फ्लैग्स ऐसा भी नहीं था, बाय मेकिंग एन एंटी वॉर स्पीच, ये बात एकदम ठीक थी कि ये टाइम चल रहा था कब, 1940s का जो टाइम चल रहा था, इन्होंने जो है अक्टूबर 1940 में जो है अपना स्टार्ट किया था और ये टाइम चल रहा था वर्ल्ड वॉर टू का। तो हम जो है उस टाइम पे जो है अपनी नीड्स कर रहे थे कि भाई हमें आज़ाद कर दो भाई आप लोग। तो उसी टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स जो है अलग अलग लिक्रेटिव चीज़ें जो है वो लेके आ रहे थे, विवेल प्लान जो है इसी टाइम पे आया था बहलाने फुसलाने के लिए, ठीक है, तभी से चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो बाय मेकिंग एन एंटी वॉर स्पीच, युद्ध के विरोधी जो भाषण देकर आचार्य विनोबा भावे जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह का अपना जो है मोटिव ये बताया था, ठीक है। और
इसी के जरिए वो चाहते थे एक बड़े लेवल पर चीजें स्टार्ट करना है। बाद में सेकेंड जो थे वो जवाहरलाल नेहरू साहब थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा द ड्यूक मेमोरेंडम बिकेम द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ड्यूक का जो मेमोरेंडम था, मेमोरेंडम जो होता है वो बेसिस बन गया किस चीज का? नेहरू रिपोर्ट का, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स का। देखो इसमें पीवाईक्यूज पूछा गया है क्लियरली, पीवाईक्यूज आ चुके हैं क्लियरली। इंडियन काउंसिल्स एक्ट जितने भी हैं सभी के ऊपर पीवाईक्यूज में सवाल आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी सवाल आया है। तो सारे के सारे जो हैं वो लिंक्ड हैं, हर चीज पीवाईक्यू से। ठीक है, सवाल क्या है हमारा कि ब्रिटिश एरा पे ऐसा क्या था जो कि ड्यूक मेमोरेंडम से इंस्पायर था। ड्यूक मेमोरेंडम एक तरीके से समझ लो कुछ भी एक पेपर था, कुछ मेमोरेंडम था। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है ना, कोई स्टेटमेंट्स वगैरह आ जाए या फिर कोई मीटिंग जो होता है उनसे इंस्पायर होके, ठीक है, उससे इंस्पायर होके। और ये जो बंदा था ड्यूक, ये बंदा था इंग्लिश राउंड टेबल जो ग्रुप हुआ था उसका था। इंग्लिश राउंड टेबल ग्रुप। तो इसी इसके जो मेमोरेंडम जो था उससे इंस्पायर होके एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जॉइंट रिपोर्ट मॉन्टेगू एंड चेम्सफोर्ड, उन दोनों की जॉइंट रिपोर्ट जारी की गई थी। जॉइंट रिपोर्ट मॉन्टेगू एंड चेम्सफोर्ड, LMSFORD। ठीक है, इन दोनों लोगों की एक जॉइंट रिपोर्ट आई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा मॉन्टफोर्ड जो रिफॉर्म्स जो बोलते हैं वो इसी से लिंक्ड था, सिंपली 1919 के बाद है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा 20 का आंसर हो जाएगा। द रिपोर्ट ऑफ अरुंदल कमेटी 1906 डेल्ट विद। जो अरुंदल कमेटी की जो रिपोर्ट थी 1906 की, ठीक है, 1906 में एक और काम हुआ था। 1906 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था किस चीज़ का? मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ढाका के अंदर। और ये टाइम चल रहा था स्वदेशी मूवमेंट का। ठीक है, इसी वजह से जो है जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो है वो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन का जो ऑब्जेक्टिव था ये था कि भाई इनको कमजोर कर दो। किसको? ये जो मूवमेंट जो है अगेंस्ट चल रहा है किस चीज़ के? बंगाल पार्टीशन का अगेंस्ट। ठीक है, उसको कमजोर करने के लिए, हिंदू मुस्लिम में डिवीजन के लिए उन्होंने ये कदम उठाया था। चालाक थे बहुत लोग। तो ये जो रिपोर्ट आई थी अरुंदल कमेटी की रिपोर्ट, सिंपली वो किस चीज से लिंक्ड थी? वो एक्चुअली में पॉलिटिकल रिफॉर्म से, राजनीतिक रिफॉर्म से जो है वो लिंक्ड थी। ठीक है, अरुंदल कमेटी 1906 की जो इसकी जो रिपोर्ट थी वो जितने भी जो लेजिस्लेटिव मैटर्स थे उनसे जो है वो लिंक्ड थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द मद्रास महाजन सभा, जो मद्रास महाजन सभा थी, केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? तो 1884 में ये आई थी। पेरेंट बॉडी कह सकते हो। और ये इंडियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर जो है आपको ये देखने को मिलती है, जी एस्टेब्लिश हुई थी मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। एमपी मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर 1884। 1885 में इसके एक साल बाद जो है आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। आईएनसी का फॉर्मेशन जो है इसके जस्ट एक साल बाद में जो है आपको देखने को मिलता है। और अच्छा, मद्रास महाजन सभा थी ये, इसके साथ साथ जो है वो पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन ये भी जो है वो देखने को मिलती हैं। इसके प्रीडिसेसर्स जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, यानी कि आईएनसी से पहले जो थे प्रीडिसेसर्स वो माने जाते हैं ये मद्रास महाजन सभा। ठीक है, इंडियन एसोसिएशंस और साथ में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशंस। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, तो ये जो है 3 से 4 जो है जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो ग्रुप्स थे, उनको प्रीडिसेसर्स जो है पहले के ग्रुप माना जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस से।
ठीक है। 1884 में जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और उसमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसके सवाल जो है बहुत आते हैं काफ़ी सारे एग्जाम्स में कि क्रोनोलॉजी जो है वो सेट करो कि कौन सी चीज़ जो पहले हुई थी, कौन सी चीज़ जो है वो बाद में हुई थी। इसके सवाल बहुत आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंडियन करेंसी और फोलर कमीशन जो है, फुलर कमीशन भी इसको कभी कभार इस तरीके से भी देखने को मिल जाएगा, फुलर कमीशन। अच्छा, कमीशंस जो है कब बने थे, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो इसकी बात करें, ये जो फुलर कमीशन जो था वो करेंसी से रिलेटेड था, ठीक है, बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड था, और आया था 1898 के अंदर। 1898 के अंदर जो है ये आपको देखने को मिलता है, ये जो कमिटी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है रॉयल कमीशन, चैम्बरलिन कमीशन जो था ऑन इंडियन फाइनेंस एंड करेंसी, इंडिया के फाइनेंस और करेंसी के ऊपर जो चैम्बरलिन कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था वो 1914 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था, 1914 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद इंपीरियल बैंक जो कि बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तौर में निकल के आई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज़ादी के जैसे 47 के बाद ही, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑलराइट। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1921 के अंदर। 1921 के अंदर जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, 1921, जो कि बाद में आपको जो है किस के लिंक दिखी आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि पापा है, ये समझ लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है आज की, वो पहले जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करती थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देखिए, 1934 में इसका जो है फॉर्मेशन हुआ था आरबीआई एक्ट के अंदर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, सिंपल ऑर्डर देखना है। सबसे पहले क्या हुआ, 1989 1898 का फुलर कमीशन आया करेंसी का लेकर, इंडियन करेंसी को लेकर। उसके बाद क्या हुआ, रॉयल कमीशन आया 1914 का रॉयल कमीशन आया, ठीक है। उसके बाद 1921 का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आया, जो कि बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है कहलाया। उसके बाद जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, ठीक है। तो 4 हो गए, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमारा जो है सिंपली जो है इनमें से आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सन याद रखिएगा, ईयर्स जो है वो मैटर करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द बैटल ऑफ चिलियनवाला का जो युद्ध बैटल था, जो वो वॉज अ पार्ट ऑफ वॉट, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो कार्नाटिक वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो सिख वॉर। मराठास के बीच में, कार्नाटिक सदर्न इंडिया के बीच में, फ्रेंच के बीच में, सिख्स के बीच में। एंग्लो यानी कि इंडियन कोई प्रेसिडेंसी रही होगी, इंडियन कोई राजा महाराजा मराठा, ठीक है, वो और दूसरे लोग, ठीक है। अब एंग्लो यानी कि ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिश मराठा, ब्रिटिश कार्नाटिक, ब्रिटिश फ्रेंच एंड ब्रिटिश सिख, एंग्लो सिख, ये NWFP के अंदर होते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, पंजाब वाला रीजन, उसके अंदर आपको एंग्लो सिक्स वॉर्स देखने को मिलते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि ये जो चिलियन वाला जो बैटल था वो कहाँ हुआ था। ये जो है बैटल ऑफ चिलियन वाला एंग्लो सिक्स वॉर्स के टाइम पे हुआ था, आपको देखने को मिलता है एंग्लो सिक्स वॉर के टाइम पे। और इसका डेट जो देखें तो 1849 जो है उसके टाइम पर जो है हुआ था। और सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो हुआ था उस टाइम पे जो है ये लड़ा गया था, सेकंड एंग्लो सिक्स वॉर, ठीक है, बेसिकली डी। नेक्स्ट देखो, द बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशंस ऑफ 1890, जो बॉम्बे की मिल हैंड एसोसिएशन थी 1890 की, वॉज द फर्स्ट ऑफ अ काइंड ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया। अपने आप में एक नए तरीके की जो है ट्रेड यूनियन इस्टेब्लिश होके आई थी, और ये NM लोखंडे साहब ने जो है इसको इस्टेब्लिश किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
बॉम्बे मिल एंड एसोसिएशन के सवाल आ चुके हैं। 1890 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और एन.एम. लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे एक प्रोमिनेंट जो है इसके जो एस्टेब्लिशर थे जी, ठीक है। और ये कलीग थे, ये टाइम ये बात चल रही है जो महात्मा ज्योतिबा फूले जो थे, इनको जो ज्योतिबा फूले उनके टाइम की बात चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएट्स ऑफ बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक साहब के सिंपली जो है एसोसिएट्स कौन कौन से थे इनमें से, वो हमें देखना है सिंपल सा। विष्णु कृष्णा, गोपाल गणेश, माधव राव एंड राव बहादुर। तो बेसिकली राय बहादुर साहब और महादेव राव, इनको छोड़ के ऊपर के सारे जो है इनके एसोसिएट्स थे, इनके जो है साथी थे। विष्णु कृष्णा चिपलंकर का नाम सुना होगा आपने, इनके साथी। गोपाल गणेश अगाकर जो उनका नाम सुना होगा। माधव राव नाम जोशी, इनका भी नाम सुना होगा। विष्णु, गोपाल, माधव राव, ये तीन जो लोग थे इनके साथी थे। फर्स्ट, सेकंड एंड थ्री इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 66 क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है द फर्स्ट नेशनल न्यूज एजेंसी। जो पहली नेशनल न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया जो है वो इनमें से कौन सी जो है उसको कहा जाता है। तो क्लियरली द इंडियन रिव्यू, द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान रिव्यू एंड द एसोसिएशन ऑफ प्रेस, द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये जो है द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1910 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और इसी को बोला जाता है, और इसको स्टैब्लिश किया था केसी रॉय के द्वारा, केसी रॉय। और इसी को बोला जाता है पहली नेशनल न्यूज एजेंसी, द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, केसी रॉय 1910, ऑफन कॉल्ड एज द फर्स्ट न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया, इंडिया की पहली न्यूज एजेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो 67, लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अगेन इसमें थोड़ा सा इशू हो गया, क्वेश्चंस को लेफ्ट एंड राइट पे, लेफ्ट को जैसे नॉर्मली जो है लिस्ट को मार्क करते हैं उसकी जगह पे आप थोड़ा सा बियर करिएगा, इस चीज़ को समझिएगा। देखते हैं, पहला एक्ट्स के बारे में दे रखा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, एक्ट ऑफ 1878, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड किसके टाइम पर जो है आया था, वायसराय या फिर, अच्छा हम अपने शॉर्ट्स के अंदर जो है मैंने बोला था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट जो है वायसराइज, गवर्नर जनरल्स, इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करने वाले हैं, मैं करूँगा अभी जल्दी। तो अब हमें क्या देखना है कि कौन जो लोग था, अपने अपने नाम के आगे लॉर्ड लगा देते हैं भगवान, कहने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो चेम्सफोर्ड, कर्जन, लिटन और मिंटो, ये लोग थे, इनका जो है इनके टाइम पे क्या क्या काम आया था, हम यही चीज़ देखेंगे। और जो मैं आपको उनसे कराऊंगा ना, वो आपको डायरेक्टली कुछ PYQs में देखने को क्लियरली मेंशन मिलेगा, ठीक है। आप जाइएगा, अगर ना मिले तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये डायरेक्टली मिलेगा आपको डायरेक्टली, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 का, दूसरा इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 का, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 एंड रॉलेट एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। तो हमें जब टेनर पता होगी तभी तो हम लिंक कर पाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, इनका जो सीधा समझ लेते हैं कौन सा जो है किससे लिंक था। तो लिटन का जो टाइम था वो 1878 का टाइम चला था, और लिटन की बात था लिटन और रिपन जो है साथ में साथ आए थे, कंसेक्यूटिवली आए थे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लिटन जो है लेके आया था, और लिटन एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का आदमी था, बदतमीज टाइप का आदमी कह सकते हो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लेके आया था प्रेस को सप्रेस करने के लिए 1878 के अंदर, लॉर्ड जो है लिटन जो है लेके आया था। ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 देखो किस में दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, 2 में दे रखा है, ठीक है। दूसरा देखो, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट जो है वो जो है कब आया था, 1904 में, ठीक है। अब उस टाइम पे जो है बात चल रही है वो कौन था जो है जब आया था, लॉर्ड, ये जो कर्जन जो है इसका जो है टाइम पीरियड चल रहा था, कर्जन का टाइम पीरियड 1905 में, ठीक है। रॉलेट एक्ट का जब देखते हैं, रॉलेट एक्ट का जो टाइम आया था, रॉलेट एक्ट का वो आपको देखने को मिलता है मिंटो के टाइम पर। और आखिरी जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है वो लॉर्ड ये चेम्सफोर्ड के टाइम पर, ठीक है।
1909 चेम्सफोर्ड, 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट, चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं इसको। 1909 के जो थे लॉर्ड, ये जो बंदा जो है कर्जन, कर्जन जो है वो 1904, कर्जन जो है वो 1904 के टाइम पे आया। ठीक है, ये बात करें इंडियन काउंसिल एक्ट जो है, हम देख चुके हैं इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो कब आया था, वो आपको देखने को मिलता है मिंटो के टाइम पे, एक्चुअली में 19 मिंटो के टाइम पे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ना कि चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स से 1919 के, ठीक है, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स से अभी पीछे हम देख के भी आ रहे हैं, सॉरी ये गलत हो गया, 1919 के जो रिफॉर्म्स थे और जो एक्ट आया था मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, वो उस टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लियरली देखते हैं 1919 का जो थे, 1919 के जो थे मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, 1909 के जो थे, 1909 के जो थे वो थे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो जो ये जो बात चल रही है 1900 इंडियन काउंसिल एक्ट जो मिंटो के टाइम पे आया था, सी का 4 हो जाएगा, सी का 4, ये देखो सी का 4, ये जो ये, तो हमारा आंसर जो है यही रहने वाला है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके टाइम पे आया था, लिटन के टाइम पे, लिटन, ठीक है। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट कर्जन के टाइम पे, ठीक है, सिंपल, कर्जन। नेक्स्ट देखते हैं, और रॉलेट एक्ट 1919 में, रॉलेट एक्ट 1919 में ये आया था, आपका देखने को मिलता है रॉलेट एक्ट, सेकंड, चेम्सफोर्ड के टाइम पर, ठीक है, चेम्सफोर्ड के टाइम पर, यानी कि ये 1919 में आया था और ये इसी के टाइम पर जो है रॉलेट एक्ट आया था। ठीक, 1909 में मॉर्ले मिंटो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लिटन यूनिवर्सिटीज एक्ट, हमारा कर्जन भैया। ठीक, तो डी इसका जो है आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दे रखा है इंडिविजुअल्स, दे रखी है पर्सनैलिटीज और मूवमेंट्स एसोसिएटेड। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीवाईक्यूज के अंदर कि इंडिविजुअल का नाम दिया जाता है और मूवमेंट किस मूवमेंट से वो लिंक्ड है, एसोसिएटेड है, वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल जैसे कि मलाती चौधरी, करुणा सिद्धू रॉय, भगवान सिंह, यदुनानंदन शर्मा, ठीक है, यदुनंदन शर्मा। तो जो मलाती चौधरी जो थी, मलाती चौधरी, ये किससे लिंक्ड थी, ये आपको नीचे दे रखे हैं, सुरमा वैली ऑन नो रेंट स्ट्रगल, उत्कल प्रोविंशियल किसान सभा, पटियाला मुजारा लोंगावालिया मूवमेंट और बिहार किसान सभा। ठीक है, तो मलाती चौधरी जो लिंक्ड थी, मलाती चौधरी, इनका जो था उत्कल प्रोविंशियल किसान सभा से ये लिंक्ड थी। मलाती चौधरी, शी वॉज लिंक्ड विद उत्कल प्रोविंशियल, उत्कल रीजन के अंदर किसान सभा। ठीक है, करुणा सिंधु, करुणा सिंधु रॉय, इनका देखें, करुणा सिंधु रॉय, ये आपको देखने को मिलती है सुरमा वैली, जिसमें नो रेंट स्ट्रगल का जो है चल रहा था, स्ट्रगल, रेंट ही नहीं देंगे, तो करुणा सिंधु सुरमा वैली नो रेंट स्ट्रगल उससे लिंक्ड थी। भगवान सिंह को देखें, भगवान सिंह को, तो ये आपको देखने को मिलते हैं बिहार किसान सभा से लिंक, भगवान सिंह जो है बिहार किसान सभा से लिंक देखने को मिलते हैं। और आखिरी में यदुनंदन, यदुनंदन शर्मा जो है, यदुनंदन शर्मा, ये आपको लोंगावालिया, पटियाला, पटियाला मुजारा लोंगावालिया मूवमेंट से लिंक देखने को मिलते हैं। ये जो कुछ पर्सनैलिटीज हैं याद रखेगा, आई नो थोड़ा सा वेग रहता है स्टैटिक पर्सनैलिटीज को याद करना, बट ये याद रखोगे तो और भी क्वेश्चंस में आपको बेनिफिशियल होंगे। तो हमारा जो है ए का जो है आंसर हो जाएगा उत्कल, उत्कल जो है प्रोविंशियल किसान सभा, यानी कि ए का 2। ये करुणा सिंधु जो थी वो किस चीज़ से लिंक थी, वो हमारी लिंक थी ये जो सुरमा वैली जिसमें नो स्ट्रगल चल रहा था, ए का फर्स्ट, बी का फर्स्ट। ठीक है, भगवान सिंह जो थे वो बिहार किसान सभा से लिंक थे, सी का डी, सी का 4। और यदुनंदन शर्मा जो थे
वो पटियाला मुर्जा लोंगोवालिया मूवमेंट से लिंक थे। डी का 3। तो ये देखो A2 कहाँ पे आ रहा है, A2 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। B1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। C4 कहाँ पे आ रहा है, C3 यहाँ पे आ रहा है। ये गलत हो जाएगा, C4 यहाँ आ रहा है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की बात चल रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, 69 की बात चल रही है, कौन सा पेयर जो है ऑफ पर्सन्स वॉज हैंग्ड ऑन द चार्जेस ऑफ असैसिनेटिंग इंग्लिश ऑफिसर्स इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के जो इंग्लिश ऑफिसर्स को मारने के लिए कौन से ऐसे दो जोड़ा है, दो लोगों का जोड़ा है जो कि जिनको की फांसी की सजा दी गई थी इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, एक तो हम जानते हैं ऊधम सिंह साहब। ठीक है, ऊधम सिंह जी को जो है, जिन्होंने अपना रोलर टैक्स का जो है एक तरीके से बदला दिया था, तो उनको जो है हैंग किया गया था। ठीक है, ऊधम सिंह साहब को हैंग किया गया था उसमें। दूसरा जो मदन लाल ढींगरा साहब जो थे, इनको भी, तो इन्होंने भी जो है एक ब्रिटिश ऑफिशियल्स था कर्जन, उसको जो है मौत के घाट उतारा था 19 ये कर्जन को। ठीक है, कर्जन को। और इस ऊधम सिंह साहब ने जनरल ओ डायर, डायर माइकल ओ डायर, सॉरी माइकल ओ डायर, MOD। ठीक है, और ढींगरा ने कर्जन को। ठीक है, यूनिवर्सिटीज एक्ट जो था हम पीछे देख के आ रहे हैं, कर्जन के टाइम पर ही आया था। ठीक है, जाके देखिएगा उसको। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग इवेंट्स। क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह, अगस्त ऑफर। करेक्ट क्रोनोलॉजी, यानी कि हमें ईयर पता होनी चाहिए। ईयर जब हमें पता होंगी उससे हम लिंक कर पाएंगे कौन सा जो है सवाल सही है, कौन सा जो है कब हुआ है। क्रिप्स जो मिशन जो है, ये सारे के सारे जो है आपको देखने को मिलते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये सारे के सारे आपको देखने को मिलते हैं। क्रिप्स मिशन की बात करें, ये आपको देखने को मिलता है मार्च 1942 के अंदर आया। मार्च 1942 के अंदर आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही आया था, टू सिक्योर फुल इंडियन कोऑपरेशन। वो चाहते थे, क्या थे कि जो इंडियंस है उनको सपोर्ट करें। इसके जरिए क्रिप्स मिशन मार्च 1942 के जरिए उन्होंने बताया कि आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको डोमिनियन रिपब्लिक का स्टेटस दे देंगे, जो कि हम चाहते नहीं थे। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन किस लिए आया था? मार्च 1942 के अंदर आया था और इंडियंस का कोऑपरेशन वर्ल्ड वॉर 2 में लेने के लिए आया था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, क्विट इंडिया मूवमेंट जो देखने को मिलता है वो आता है, वो आपको जो अगस्त ऑफर का जो टाइम था उसी के टाइम पे जो चल रहा था। ठीक है, अगस्त मूवमेंट, इंडिया का जो अगस्त मूवमेंट भी बोला जाता है, अगस्त क्रांति भी जो इसका बोला जाता है, ये आया था आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 में। अगस्त 8 अगस्त 8 ऑफ अगस्त 1942 के टाइम पे। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करें, मैंने आपको पीछे कराया है, 2 लोग जो थे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दो कौन कौन से लोग थे और पहले कौन से और बात के कौन से थे। ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था ये भी बताइएगा। तो जो इंडिविजुअल सत्याग्रह थे वो आपको 1940 में आपने बताया था, मैंने आपको बताया था 1940 के टाइम पे जो है हुआ था इंडिविजुअल सत्याग्रह। अगस्त ऑफर की बात करें तो वो जो अगस्त ऑफर जो है ये भी आपको जो है वो 1940 के टाइम पर जो है देखने को मिलता है। ठीक है, 1942 के 40 के टाइम पर अगस्त ऑफर। अब हम जो है सिंपल चीज़ देखते हैं कि जो ऑर्डर क्या क्या मैच कर रहा है। तो सबसे पहले जो है आपको इंडिविजुअल सत्याग्रह देखने को मिलता है, उसके बाद अगस्त ऑफर। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपको देखने को मिलता है क्रिप्स और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। तो 3 4 1 2 सी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। और गिव मी सेकंड, अगस्त ऑफर पहले आया था और ये अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था। ये अक्टूबर 1940 में, अगर आपको याद हो, अगर अक्टूबर 1940 में फर्स्ट टाइम पर जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह। अगस्त ऑफर, अगस्त 1940 वाला जो है टाइम आ गया 1940, उसमें अगस्त ऑफर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले 4, फिर 3, फिर क्रिप्स मार्च 1942, मार्च फर्स्ट, एंड उसके बाद जो है अगस्त 1942। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, कभी कभार हम गलती कर देते हैं, इसी वजह से जो है थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत होती है। ठीक है, 4 3 1 2 यानी कि हमारा बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
कथन दे रखा है, अभिकथन और असर्शन, और जो हमें रीजन देखना है। देखो, द स्प्लिट इन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस टुक प्लेस इन 1929। कह रहा है कि 1929 के अंदर जो स्प्लिट हुआ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अंदर। ठीक है, ये बात तो सही है, हुआ था स्प्लिट। द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशंस रिजल्टेड इन द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंग द AITUC। तो ये जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1929 का, ये कह रहा है कि उसकी वजह से जो है इनके बीच में जो है डिफ्रेंसिएशन देखने को मिल रहे थे। ये बात जो है वो गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, ना तो ये रीजन सही और ना ही जो है ये कारण सही। ठीक है, AITUC का ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल का जो है वो स्प्लिट जो है वो इस वजह से नहीं हुआ था। ठीक है, इसका स्प्लिट इस वजह से हुआ था कि AITUC जो है दे वांटेड द बाइकआउट ऑफ, जो कमीशन जो आया था 1929 के टाइम पर, रॉयल कमीशन ऑन लेबर, उसको जो है ये बाइकआउट जो है वो करना चाहते थे। ठीक है, और लिबरल्स उसको जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। इस वजह से जो है इसके अंदर जो है विभाजन हुआ, सिंपल। तो ए ठीक है, बी और यानी कि रीजन जो है वो गलत है। 72 देखते हैं, वो बात कर रहा है, लिस्ट दे रखी है और क्या बता रहा है हमें, लिस्ट 2 में जो है मैच करना है। प्रति सरहार एंड न्यायदान मंदाई, प्रति सरहार एंड न्यायदान मंदाई जो थे वो नीचे जो मूवमेंट दे रखे थे वो किससे जो है लिंक्ड है, मोहन सिंह, निरंजन सिंह। ठीक है, मोहन सिंह, निरंजन सिंह, BC दत्त किससे लिंक्ड है, और जातीय सरकार एंड विद्युत वाहिनी। तो जातीय सरकार और विद्युत वाहिनी जो लिंक्ड जो थे, वो जातीय सरकार और विद्युत वाहिनी वो आपको देखने को मिल जाते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के दरमियान, मिदनापुर के अंदर। ठीक है, तो डी का हमारा हो जाएगा फर्स्ट, जातीय सरकार एंड विद्युत वाहिनी। ये दोनों के दोनों पर्सनैलिटीज जो थी वो आपको लिंक्ड रहती हैं, किससे, क्विट इंडिया मूवमेंट से लिंक्ड थी। इन्होंने अपना जो है योगदान दिया था मिदनापुर के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं प्रति सरहार एंड नारायण मंदाई। प्रति सरहार और नारायण मंदाई दोनों के दोनों जो है वो क्विट इंडिया के मूवमेंट के लिंक्ड हैं सतारा के अंदर, सतारा महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, गिव सेकंड। ठीक है, तो प्रति सरहार और नारायण मंदाई ये दोनों के दोनों जो है वो लिंक्ड है किससे, सतारा के अंदर जो क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, मिदनापुर के अंदर जो क्विट इंडिया मूवमेंट चला था उससे कौन लिंक्ड है, विद्युत वाहिनी, जातीय सरकार। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 4, डी का हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, मोहन सिंह एंड निरंजन सिंह। जो मोहन सिंह और निरंजन सिंह थे वो लिंक थे RIN रिवॉल्ट, रॉयल इंडियन नेवी का जो रिवॉल्ट था उसी टाइम पे चल रहा था ये भी, रॉयल इंडियन नेवी का रिवॉल्ट, उससे लिंक थे ये मोहन सिंह एंड निरंजन सिंह। और BC दत्त था इंडियन नेशनल आर्मी से लिंक थे। ठीक है, तो हमारा जो है ये सी जो है वो सही आंसर, नॉट टू सी सेकंड, आई एम सॉरी। तो ये जो है BC दत्त और जातीय सरकार, BC दत्त और मोहन सिंह, ये जो है एक्चुअली में जो है BC दत्त जो है वो लिंक थे जो रिवॉल्ट चल रहा था रॉयल इंडियन नेवी का, यानी कि जो BC दत्त थे वो रॉयल इंडियन नेवी से लिंक्ड थे। उन्होंने उसके अगेंस्ट, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है इसमें जाके जो है वो रिवॉल्ट किया था, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया था बड़े लेवल पर, अच्छा खासा। ठीक है, जातीय सरकार एंड विद्युत वाहिनी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मिदनापुर के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट को मिदनापुर के अंदर, मिदनापुर और सतारा के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट को किसने सपोर्ट किया था, सतारा के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट किया था ये जो थे प्रति सरहार एंड न्यायदान मंदाई। ठीक है,
और मोहन सिंह निरंजन सिंह साहब ने इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर, ये दो पर्सनालिटीज ऐसी थी जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, तो ये जो है सी नहीं है, इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 जो है, ठीक है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्पिरेसी केसेस in India was an Englishman named as मिस्टर फिलिप स्प्रेड ट्राइड। तो जो इंग्लिश का जो आदमी था, इंग्लिशमैन था एक, जिसको ट्रायल कर दिया था इंडिया के कंस्पिरेसी केस के अंदर, इंडिया के कंस्पिरेसी केस के अंदर जो है उसको ट्रायल लगा दिया था, ऐसे भी एक पर्सनैलिटी थी। और वो हुआ था किस कंस्पिरेसी के अंदर, वो हुआ था मेरठ की कंस्पिरेसी के अंदर। मेरठ की कंस्पिरेसी के अंदर जो है ये हुआ था, और वो हुई थी 1929 के अंदर, मेरठ की कंस्पिरेसी 1929 के अंदर, 1929 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बात कर रहा है कम्युनल अवार्ड की। कम्युनल अवार्ड में हमने देख ही चुका है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात की रही थी कम्युनल अवार्ड के अंदर, वो उसने अनाउंस किया था, रामसे मैकडोनल्ड स्पोक ऑफ स्पेशल कंस्टिट्यूएंसीज विद सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, अलग अलग इलेक्टोरेट की बात करी थी, टू बी कंस्टिट्यूटेड फॉर वीमेन इन ऑल द प्रोविंसेस। सारे के सारे प्रोविंसेस के अंदर जो है विमेंस के लिए जो है अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज, अलग अलग इलेक्टोरेट्स जो है वो चूज किए जाएंगे, एक्सेप्ट NWFP। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को छोड़ के सारे प्रोविंसेस में विमेंस के लिए कम्युनल इलेक्टोरेट्स की जो है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो है वो बात की गई थी, ये बात ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट आज का, The Congress president who conducted the negotiations with Cripps in 1942। 1942 में हमने देखा था, मार्च में आया था, मार्च में, ठीक है, मार्च 1942। और अगस्त में क्या स्टार्ट हुआ था 1942 में, हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगस्त क्रांति भी जिसको बोलते हैं। तो कांग्रेस के ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने जो है इसके लिए क्रिप्स जो मिशन आया था उसकी जो है अगुवाई जो है अपनी साइड से की थी। तो वो अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे, अब्दुल कलाम आज़ाद, जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो है शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, वायसराय और जो मेजर पॉलिटिकल इंडियन लीडर्स थे उनके बीच में हुई थी। क्रिप्स जो है 1942 का जो था। ठीक है, ये सारी जो मीटिंग्स जो है वो कांग्रेस की साइड से जो है अब्दुल कलाम आज़ाद ने अटेंड करी थी एज ए प्रेसिडेंट है। ठीक है, मौलाना अब्दुल, उनको बोलते हैं मौलाना अब्दुल, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, आई होप आपको जो है ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो क्वेश्चन टिल 75 तक। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो लास्ट होगा पेपर फर्स्ट का। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन बाय बाय। कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा।